एक दिन मेरे सर में दर्द हो रहा था। देवर कहने लगा, भाभी मसाज कर देता हूँ। जब देवर ने मसाज की तो मुझे इतना सुकून मिला कि पूरी रात मुझे कोई होश न रहा। फिर मैं रोज़ाना ही देवर से मसाज करवाने लगी और उस दिन मेरे जिस्म पर भी तेल लगा था और मुझे कोई होश न था। अगले दिन मैंने कैमरा लगाकर देवर को बुलाया और जब सुबह उठी तो कैमरे में देखा तो मेरी रूह कांप गई। मेरा देवर तो मेरे साथ, कभी कभी हम रिश्तों की सीमा ख्याल नहीं रखते और इसी वजह से बहुत नुकसान उठाते हैं। हर रिश्ता की एक लकीर होती है और अगर इंसान उस लकीर को पार कर जाए तो वह रिश्ते उनके लिए बबाल बन जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं एक रिश्ते में अपनी हद पार कर गई थी और इसलिए बर्बादी मेरा नसीब बन गई थी। जो कुछ मुझ पर गुजर चुकी थी वह मेरे लिए भुलाना बहुत मुश्किल था। पिछले कुछ दिनों से मेरा सर दर्द से फट रहा था और कोई गोली असर नहीं कर रही थी। मेरी रात की नींद ना होने के बराबर थी। मैं सारी सारी रात जागती और घर में यहाँ से वहाँ घूमती रहती या फिर अपने बिस्तर पर करवटें बदलती। जज्बात की तड़प मुझे दीवाना ही कर दी थी, इसलिए मेरे सर में दर्द होने लगा था। मेरा देवर पंकु, जो उम्र में मुझसे छोटा था, वो मेरा बहुत ही ख्याल रखता था और हम दोनों काफ़ी घुल मिल गए थे। मैं भूल गई थी कि देवर और भाभी के रिश्ते क्या होते हैं। पंकु ने कई बार मुझे रात में जगाते हुए देखा था। एक दिन मेरी तकलीफ देखकर कहने लगा कि भाभी, मैं आपके सर में तेल लगाकर अच्छे से मसाज कर देता हूँ। आपका दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। मैं आपको इतना सुकून दूंगा कि आपको फौरन ही नींद आ जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। मुझे लगा कि वो ऐसे ही कह रहा है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, लगा दो। वो तेल उठाकर ले आया और मेरे सर में अच्छे से मसाज करने लगा। साथ साथ ही वो मुझे अपने दिन भर की किस्से भी सुनाने लगा। उसकी उंगलियां तेजी से मेरे सर में हरकत कर रही थी और मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। उसने मेरे कंधों अच्छी तरह दबाया और बहुत नरमी से मेरे कंधों को दबा रहा था। मुझे रोज़ाना रात को चाय पीने की आदत थी। पंकु मेरे लिए चाय भी खुद ही बना लाता था। मालिश करवाने के बाद मैंने पंकु के साथ चाय पी और सोने लेट गई। मुझे ऐसी नींद आ गई कि मैं सुबह ही उठी। सच में पंकु के मसाज में तो एक जादू था। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था। काफ़ी दिनों के बाद मुझे इतनी गहरी नींद लगी थी। सुबह उठते ही मैं नहाने के लिए वॉशरूम गई तो मुझे बहुत हैरत हुई जब मैं अपने जिस्म पर कहीं कहीं तेल लगा हुआ देखा। तो शायद मैं नींद में अपने सर पर हाथ लगाने के बाद जिस्म पर भी लगा लिया होगा। मैं दिन भर अपने कामों में लग गई। नींद पूरी होने के वजह से मेरे सर का दर्द पूरी तरह गायब हो गया था। मेरी शादी को 1 साल बीत चुका था और ये 1 साल मैंने बहुत ही अच्छे से गुजारा था। जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो मेरा देवर पंकु 16 साल का था। पंकु के अंदर बहुत ज़्यादा बचपन था और वो मुझे बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा लगता था। मेरे पति ने मुझे कहा था कि उसके पिता बहुत जल्दी ही इस दुनिया से चल बसे हैं, जिसकी वजह से पंकु को बाप का प्यार नहीं मिल सका। उनकी माँ भी पंकु पर और घर पर बहुत कम ध्यान दिया करती थी और मेरे पिता तो यहाँ रहते ही नहीं थे। इसलिए अरहान ने मुझे कहा कि मैं अब सबसे ज़्यादा पंकु का ख्याल रखूं। मैंने अरहान से वादा किया था कि मैं पंकु को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखूंगी और मैंने अपना वादा पूरा तरह निभाने की कोशिश की थी। मेरे पति अरहान दूसरे शहर में नौकरी करते थे और वो महीने में 4 दिन के लिए ही वापस घर आते थे। बाकी सारा वक्त मैं अपनी छोटे देवर पंकु और अपनी सास के साथ गुजारती थी। पंकु अब एक 17 साल का लड़का था जो जवान हो रहा था। वो मुझसे उम्र में 4 साल ही छोटा था और इसलिए हम दोनों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं उसकी हर छोटी सी छोटी बात का भी ख्याल रखती थी। वो कॉलेज से आता ही भाभी भाभी कहता, मेरे आगे पीछे घूमने लगता। अरहान के यहाँ ना होने की वजह से मेरे छोटे बड़े काम सब के सब पंकु की ही जिम्मेदारी थी।
पंकु कॉलेज से आने के बाद मेरे काम कर देता और उसके बाद मेरे ही साथ सारा वक्त गुजारता। पंकु के साथ रहते रहते मैंने एक बार शिद्दत से महसूस की कि वह अरहान को पसंद नहीं करता था, बल्कि उसका जिक्र आने पर वह खामोश हो जाया करता था, फिर बात ही बदल दिया करता था। मैं उससे जानना चाहती थी कि उसे अरहान से क्या तकलीफ है, लेकिन मैं कभी ये सवाल नहीं कर पाई थी और बहुत समय के बाद मुझे इसका जवाब मिल गया। अरहान की अम्मा सारा सारा दिन मोहल्ले में घूमती फिरती और शाम होते ही जल्द से सो जाया करती। अगले दिन सुबह सवेरे ही वह फिर मोहल्ले में निकल पड़ती, इसलिए मुझे कभी भी उनकी तरफ से कोई तकलीफ नहीं थी। जिंदगी बहुत अच्छी से गुजर रही थी, लेकिन अरहान के बगैर मुझे रात भर नींद नहीं आती थी और मैं सारी रात करवटें बदल बदल गुजारती। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता कि मैं अरहान के पास ही चली जाऊं, लेकिन ऐसा फिलहाल मुमकिन नहीं था, इसलिए मुझे सर में दर्द रहने लगा था। पंकु को मालूम था कि मेरे सर में दर्द है, इसलिए वह पहले तो मेरे लिए दवा लेकर आया करता था, लेकिन एक दिन वह कहने लगा कि आप कब तक सर दर्द की दवाई खाएंगी, इससे तो अच्छा है कि मैं आपके मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। मैंने पंकु से कहा कि मसाज करने से बेहतर है कि कुछ दिन के लिए मुझे अपने भाई के पास भिजवा दो, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर पंकु कहने लगा कि अगर आप चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा, मैं तो आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगी। वो मुझसे इसी तरह की बातें किया करता था। पंकु को वाकई ही मेरी बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी। हम दोनों अक्सर ही घूमने के लिए बाहर चले जाते। वो रात को मेरे लिए आइसक्रीम ले आता और हम दोनों मिलकर रात तक एक साथ मूवी देखते। मैं पंकु की पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा मदद किया करती थी। वह मुझसे बेझिझक अपना हर तकलीफ बता देता था। मैंने पंकु के साथ खरीदारी के लिए जाती तो वो मुझे बहुत ही मॉडर्न और फैशनेबल कपड़े लेने पर मजबूर करता। घर में तो वो मुझे तो दुपट्टा भी नहीं लेने देता था। मैं जब भी दुपट्टा लेकर काम करती तो वो मेरा दुपट्टा खींचकर एक तरफ से रख देता। वो कहता, आप ऐसे इतनी गर्मी में पहनकर काम करती हैं। वो हर बात में मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र करता था। उसको हल्के रंगों के कपड़े बहुत पसंद थे और इसलिए मैं जब भी उसके साथ बाजार जाती तो मुझे हल्के रंगों के कपड़े दिलाता और उनकी सिलाई भी बहुत ही फैशनेबल करवाता। उसे मेरे कपड़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। मैं अक्सर उसे कहती थी कि उसकी बीवी तो बहुत खुश नसीब होगी जो उसका पति उसे अपनी पसंद से कपड़े डिज़ाइन करवा के देगा। वो मेरी बात सुनकर कहता कि फ़िलहाल तो आप बहुत खुश नसीब हैं जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। और वाकई में मैं बहुत ही खुश नसीब थी, क्योंकि मुझे उसने कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया था। वह मेरी तमाम जोड़ों में गहरे गहरे डिज़ाइन वाले गले बनवाता, बड़ी बड़ी चौक बनवाता जिनसे अक्सर मेरी कमर तक झांकने लगती और कमीज़ इतनी चुस्त होती कि कभी-कभी मुझे सांस लेने भी दुश्वार महसूस होता। लेकिन पंकु को ऐसे कपड़े बहुत पसंद थे। मैं उसे अपने बच्चों की तरह रखती थी, इसलिए कभी भी उसकी पसंद का जोड़ा पहनने के लिए मना नहीं किया। एक दिन हल्की गुलाबी रंग का जोड़ा पहने एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मेरा पूरा जिस्म पसीना पसीना हो रहा था। मेरे लिबास में सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा था और मैं बिना दुपट्टे के जल्दी जल्दी खाना पकाने में मगन थी। तभी जब अचानक ही वह पीछे से चला आया और मुझे देखकर कहने लगा कि आज तो आप बहुत हॉट लग रही हैं। उसके इस बात पर मैं शर्मिंदा सी हो गई और जल्दी से अपना दुपट्टा ढूंढने लगी। तभी वो कहने लगा कि मैं तो मजाक कर रहा था, भाभी आप आराम से अपना काम करें। और वो किचन से निकल गया। अरहान मुझसे मिलने के लिए आते तो उन दिनों पंकु मुझसे बहुत ही कम बात करता और सारा सारा वक्त पढ़ाई में मगन रहता। अरहान बहुत खुश होते कि पंकु बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा था और मैं भी उन दिनों अरहान के साथ इतनी मगन
होती कि मुझे पंकु का बदला हुआ रवैया भी महसूस न होता। अरहान बस 4 दिन ही मेरे साथ गुजार कर वापस चले जाते और पंकु फिर मेरे साथ पहले की तरह ही पेश आता। वो मेरे मामले में बहुत ही ज़िद्दी सा हो गया था। वो चाहता था कि वो मुझे कुछ भी कहे मैं फ़ौरन उसकी बात मान लूँ। उसके दोस्त के भाई की शादी थी और वो मेरे पीछे लग गया था कि मैं भी उसके साथ चलूँ। पहले तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन जब उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो मैं मजबूर में मान गई। लेकिन मैं सोच रही थी कि उसके दोस्त के भाई की शादी में जाकर क्या करूँगी। लेकिन वहाँ जाकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। पंकु के सभी दोस्त मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे और इस तरह मिल रहे थे जैसे हम बहुत बार मिल चुके हैं। पंकु का एक दोस्त कह रहा था कि पंकु हर वक्त आपकी ही जिक्र करा करता है, आपको बहुत तारीफ करता है। वो सब मुझसे मिलने की ख्वाहिश करते थे और मुझसे मिलकर बहुत खुशी हुई थी उन्हें। वापसी पर मैंने पंकु से पूछा कि तुम अपने दोस्तों से मेरे बारे में ऐसी कौन सी बातें करते हो जो सब मुझे इतनी अच्छी तरह पहचानते हैं। पंकु कहने लगा कि आप तो मेरी सब कुछ हैं, मैं हर वक्त आपकी बात करता हूँ। उस वक्त मैं पंकु की बात का मतलब समझ नहीं पाई थी, लेकिन जिस दिन मुझे उसकी बात का मतलब समझ आया, मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। पंकु रोज़ रात को मेरे मसाज करने लगा और मैं सुकून की नींद सोने लगी। लेकिन जब अगले दिन मुझे अपने जिस्म पर जगह जगह तेल के निशान मिले तो मैं हैरान हो जाती। और इसलिए एक रोज़ मैंने अपने कमरे में कैमरा लगाया और पंकु से मसाज करवाने लगी। मसाज कराने के थोड़ी ही देर के बाद मुझे हमेशा की तरह नींद लग गई और सुबह उठकर जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरा सांस रुक गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पंकु मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। मैं तो पंकु पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी और उसे अपना छोटा भाई समझती थी, लेकिन उसने तो देवर भाभी के रिश्ते का लिहाज भी ना रखा। वीडियो में पंकु मेरा अच्छी तरह मसाज कर रहा था और फिर वो मेरे लिए चाय बनाकर लाया और चाय पीने के बाद पंकु कमरे से निकल गया और मैं सोने के लिए लेट गई। थोड़ी देर बाद मुझे इतनी गहरी नींद लग गई कि पंकु कमरे का दरवाज़ा खोलकर दोबारा अंदर आया और मैं दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर भी ना उठी। उसने अंदर आने के बाद कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और मेरे करीब चला आया। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। पंकु कुछ देर तो खामोशी से बैठा मुझे देखता रहा। उसके बाद अपनी उंगलियों से मेरे चेहरे को छूने लगा। उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला कर मेरी बहुत सारी तस्वीर खींची और उसके बाद उसने धीरे धीरे मेरी कमीज़ को मेरे बदन से अलग कर दिया। तेल की वो शीशी जो वो मसाज के लिए लाया था कमरे में ही रखी थी। उसने अपने हाथों में तेल लिया और मेरे जिस्म की मसाज करने लगा। मैं बेहिसाब से उसके सामने पड़ी थी और वो मेरे जिस्म पर अपने हाथों को मल रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने अपने होठों से मुझे चूमना शुरू किया और उसके बाद वो अपनी तमाम हदें पार करता चला गया। उसने हम दोनों के बीच मौजूद तमाम दीवारों को गिरा दिया था। वो जज्बात में इस कदर आगे निकल गया था कि कई घंटों तक वो मेरे ऊपर हावी रहा। मैं उसके आगे बेजान थी और वह पूरी रात जोश में था। कई घंटे मेरे साथ गुजारने के बाद वो जिस तरह आया था उसी तरह वापस चला गया था। वह मेरी इज्जत को बुरी तरह पामाल कर गया था और ये सब देखकर मेरी रूह तक कांप रही थी कि मैं तो उसे अपना छोटा भाई समझती थी और इसलिए उसने इतनी घुली मिली रहती थी। लेकिन मैं कभी ये जान नहीं ना सकी कि उसकी नीयत में खोट है। मैं अपने कमरे में बंद थी। जब वह कॉलेज से आया तो सीधा मेरे कमरे में चला आया। मेरे बिल्कुल करीब बैठकर पूछने लगा कि भाभी क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है। मैंने गहरी निगाह उस पर डाली और कैमरे की रिकॉर्डिंग उसकी तरफ बढ़ा दी, जिससे देखकर वह कुछ देर के लिए खामोश हो गया। उसके बाद जो कुछ
उसने कहा तो वो सुनकर मेरे तो पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो गए। उसने अचानक ही मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया था। वो कह रहा था कि उसे पहले ही दिन से मुझसे मोहब्बत हो गई थी। वो हमेशा से ही मोहब्बत के लिए तरसता था और जब मैंने उस पर ध्यान देनी शुरू की तो उसे मेरा वजूद अच्छा लगने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है जो उससे मोहब्बत करता है। वह कह रहा था कि अब वह मुझसे दूर नहीं रह सकता और इसलिए उसकी नज़र में अपने बड़े भाई का वजूद भी खटकने लगा था। जब भी अरहान आता तो वह खुद को कमरे में बंद कर लेता क्योंकि वह हम दोनों का साथ नहीं देखना चाहता था। अरहान से तो वो यूं ही पहले से नफरत करता था क्योंकि अरहान का अब्बा अरहान से बहुत मोहब्बत करते थे और मरने से पहले उन्होंने ये घर भी अरहान के नाम पर कर दिया था। मेरा और अरहान का साथ उसे बहुत चुभता था और वह जब भी मेरे लिए खरीदारी पर जाता तो जानबूझकर मुझे ऐसे लिबास लेने पर मजबूर करता जिससे वह मेरे वजूद को देख सके। उसे हल्के रंग पसंद नहीं थे बल्कि हल्की हल्की रंगों से मेरा झलकता हुआ वजूद पसंद था। वह कह रहा था कि मैं खूबसूरती से घायल हो चुका था। वह बस मुझे पाना चाहता था। उसके लिए अपने जज्बात को काबू में रखना बहुत ही मुश्किल हो गया था। जब वह मुझे आधी आधी रात तक जागते हुए देखता तो ये बात उसे बेचैन करती कि मैं उसकी भाई की याद में जाग रही हूँ। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसके लिए बेचैन रहूं और ज़िंदगी भर उसके साथ रहूं। मुझे अपने भाई से दूर करना चाहता था और अपने करीब लाना चाहता था। इसलिए उसने मेरा मसाज करना शुरू कर दिया था ताकि मैं सुकून से हो जाऊं और वो मेरी चाय में नींद की दवा भी मिला कर लाता। और जब उसे यकीन हो जाता कि मैं गहरी नींद में हूँ तो वह फौरन ही मेरे कमरे में चला आता और अपने प्यासी वजूद को पूरा कर जाता। उसने अपने दोस्त को भी ये बात बता दी थी कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है और उसके दोस्तों ने ही उसे ये तरीका बताया था कि पंकु और उसके दोस्त जवानी की दहलीज पर थे। इसलिए वो सही और गलत से बेखबर होकर मेरी इज्जत पमाल कर बैठा था। पंकु की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने ये सब कर दिया था और मैं उसके भाई की बीवी थी और वह मेरे बिस्तर तक आ गया था। मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैं नफरत से एक निगाह पंकु पर डाली तो वह मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा कि वह बस मुझसे मोहब्बत चाहता है और मेरी नफरत उसे मार डालेगी। बाप की जुदाई के साथ साथ वह तो अपनी माँ की लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह कह रहा था कि अम्मा ने कभी भी उसके जज्बात और उसकी ज़रूरियत का ख्याल नहीं रखा बल्कि सारे मोहल्ले की चक्कर लगाती रही। वह पूरी तरह तन्हाई का शिकार था। जब मैं इस घर में आई तो उसकी तन्हाई मिट गई थी। उसने अपने आप को पूरी तरह मेरे साथ मसरूफ कर दिया था। मैंने पंकु को धक्का देकर अपने पैरों के पास से हटाया। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसने जो कुछ मेरे साथ किया था मैं उसे माफ नहीं कर सकती थी। मैं जानती थी कि इसमें सारी गलती पंकु की नहीं है। वह वाकई में रिश्तों को तरसा हुआ था और मुझे पाकर वह अपनी हद भुला बैठा था। इसमें गलती मेरी भी थी। मैंने भी कभी उसे सही या गलत नहीं बताया। उसने जब भी मेरे लिए लिबास सिलवाएं तो मैं उसे उसकी पसंद समझकर कबूल करती गई। मैं बगैर दुपट्टे की ही उसके सामने सारे में घूमती रही। मैं उसे अपना छोटा भाई जरूर समझती थी लेकिन वह मेरा छोटा भाई था नहीं। मेरी उसके बीच देवर भाभी का रिश्ता था और मैंने इस बात का ख्याल नहीं किया था। आजकल के दौर में जहाँ 13 साल का बच्चा भी हर बात से पूरी तरह वाकिफ होता है, मैंने कैसे सोच लिया कि मेरा देवर 17 साल का एक छोटा सा बच्चा है। मैंने उसके कहा कि बेहतर यह है कि वह मुझसे दूरी बना ले और मुझे अपनी शक्ल तक ना दिखाए। मेरे लिए उसके साथ एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया था। पंकु ने मुझसे फरियाद की थी कि मैं यह बात उसके भाई को ना बताऊं। मुझे मैं
तो खुद इतना हौसला नहीं था कि मैं अरहान को खुद इतनी बड़ी सच्चाई कैसे बता सकती थी। वह बहुत शर्मिंदा था और अपने कमरे में चला गया, लेकिन मैं खुद भी अपनी नज़रों में गिर गई थी। मैंने फौरन अरहान को फ़ोन मिलाया और उनसे कहा कि अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। या तो वह खुद वापस आए या मुझे अपने पास बुलाए। मेरी बात सुनकर अरहान पहले तो हैरान रह गया कि मुझे अचानक क्या हुआ, लेकिन जब बार बार मैं कहने लगी तो वह कहने लगा कि वह जल्दी मुझे अपने पास बुला लेगा। वो मुझे कुछ वक्त मांग रहा था ताकि वह मेरी रहने का इंतज़ाम कर सके और अपनी माँ से भी इस बारे में बात करे। मैंने अरहान से कहा कि वह 15 दिन के अंदर अंदर मुझे अपने पास बुला ले, नहीं तो मैं हमेशा के लिए अपने घर लौट जाऊंगी। अरहान ने वादा किया कि वह 15 दिन में आकर मुझे अपने साथ ले जाएगा। मैंने ये 15 दिन खुद को कमरे में बंद करके गुजरने में पंकु की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, और जो कुछ हुआ चुका था मैं उसे पूरी तरह भूलना चाहती थी। मेरी सास को भी अभी भी अपने घर का होश नहीं था। उन्हें अपने घर से ज्यादा सारे मोहल्ले की फिक्र थी। अगर वह दूसरे की खोज में रहने की वजह से अपनी औलाद का ध्यान रखती तो शायद पंकु यूं इस चीज का शिकार न होता। पंकु अकेलेपन का शिकार होकर अपने रास्ते से भटक गया था। हर रिश्ते की एक हद होती है, और मैंने अपने और पंकु के रिश्ते की उस हद को भुला दिया था और उसी का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा था। मैंने अपने सारे पुराने लिबास जला दिए थे। अब मुझे एहसास था कि मैं इस घर में एक गैर के साथ मौजूद हूँ और मुझे अपने आप को उससे ढक कर रखना है। कभी कभी हम बहुत सी चीज़ों को बहुत छोटा समझ लेते हैं, लेकिन वह इतनी छोटी होती नहीं जितनी कि नज़र आती हैं। मुझे अपने दुपट्टे की कीमती होने का एहसास आज हुआ था, जब मैं लुट चुकी थी। जो लोग भी ये कहानी सुन रहे हैं, आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने वजूद को संभाल के रखो, बहुत ही कीमती है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज के दौर में हम लोगों को किसी पर भी ऐसे ही भरोसा कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कमेंट करके